हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, जेई मेन वाला, वेव ऑप्टिक्स। जेई मेन के 2023 के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। वेव ऑप्टिक्स काफी टाइम से आप लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P and Q on the screen in a young double slit experiment where phase difference between two waves of same amplitude are pi by 3 and pi by 2। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है। चलो करते हैं इसको। चलो जरा देखते हैं सवाल में कहा क्या है। मान लो भाई सामने स्क्रीन है, ये रही स्क्रीन, ठीक है, और दो सोर्स हैं अलग अलग, S1 और S2। दोनों से एक लाइट रे निकलती है। एक बार लाइट रे S1 से निकलती है और किसी पॉइंट P पर मिलती है। दूसरे सोर्स से भी लाइट रे निकलती है और उसी पॉइंट P पर मिलती है। जब दोनों लाइट रे यहाँ पे मिलेंगी तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर, उसकी जो चमक होगी P पर, वो मान लेते हैं IP है। मान लेते हैं पहली लाइट रे जो है, अब इन्होंने क्या दिया कि सेम एम्पलीट्यूड की लाइट रे है, तो इसका मतलब दोनों लाइट रे का जो इंटेंसिटी है वो एक जैसा है। मान लेते हैं पहली लाइट रे की इंटेंसिटी I है तो दूसरी की भी I होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बच्चों ये दिया है ना कि सेम एम्पलीट्यूड है, तो सेम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो लाइट है वो एक ही जैसी इंटेंसिटी की है, एक ही जैसी चमक की है। लेकिन जब वे लाइट रे किसी पॉइंट पर मिलेंगी, जैसे P पर मिल रही है यहाँ आके, तो वहां पे वो क्या चमक दिखाएंगी, क्या इंटेंसिटी दिखाएंगी, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। आपको मैं याद दिला दूं कि जैसे मान लीजिए इधर से लाइट रे कैसे आई, वेव की फॉर्म में, इधर से भी एक लाइट रे ऐसे गई। मान लो पहली लाइट रे की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी की I2 है, तो जहां पे वो मिलेंगी उसकी इंटेंसिटी I नेट का एक फॉर्मूला होता है। I नेट बराबर I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। फाइव हो जाता है इनके बीच का जो फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है इनके बीच। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मान लो मुझे P पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। I1 की वैल्यू देखो ये रही I, पहली वाली वेव की इंटेंसिटी, प्लस I2 देखो यार I2, तो I2 ये रही I, फिर प्लस 2 अंडर रूट में I इंटू में I, और इनटू में इनके बीच का फेज एंगल। इनके बीच का फेज एंगल क्या दिया है, P पर जहां मिल रही है ये, वहां का फेज एंगल है π/3, तो cos π/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। I प्लस आई प्लस 2 I अंडर रूट, आई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो I हो जाएगा, और cos π/3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों ये 3I हो गया। इसका मतलब P पर जब ये लाइट रेज मिलेंगी तो वहां पर उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 3 गुना हो जाएगी। भाई पहली वेव की इंटेंसिटी I है, दूसरी की भी I है, लेकिन जब वे मिलेंगी उस पॉइंट पर तो वहां पे 3I हो जाएगी। तो I P पॉइंट पर जो वेव्स मिल रही है, लाइट की रेज मिल रही है, वहां पर उसकी इंटेंसिटी 3I हमने कैलकुलेट कर ली। आगे बढ़ो। अब यही लाइट रे चल के किसी Q पॉइंट पर मिलती हैं, ऐसे मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, ये है Q पॉइंट, यहां पे मिलती हैं, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी IQ, ये भी निकालो। उसके लिए भी फॉर्मूला ऐसे ही लगाएंगे। अब फॉर्मूले में सेम I1 I है, इसकी इंटेंसिटी भी I है, दूसरी की भी I है, प्लस I और 2 अंडर रूट में I1 I2, तो I इंटू में I और इंटू में cos 90, क्योंकि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस दिया है देखो ये रहा यहाँ, ये 90 दिया है बच्चों। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आ जाएगा 2I। ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0, क्योंकि cos π/2 cos 90 0 होता है, तो I प्लस I 2I, तो Q पर जो इंटेंसिटी है आपकी वो मिल गई आपको 2I। अब इन दोनों का रेशो करना है हमको, P और Q पर
जो इनकी इंटेंसिटी निकल के आई उनका रेशो, तो आई पी और बटे में आई क्यू, तो वो आ गया 3i बटे में 2i, आई से आई कट गया, आंसर आ गया 3/2। तो 3/2 इस हिसाब से आंसर बन गया आपका सी ऑप्शन 3/2। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 2 mm। देखो ऑन द स्क्रीन इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, सामने स्क्रीन है मान लो इस तरीके की, तो उस पे ना ऐसी छोटी छोटी पट्टियां बन जाती हैं जिनको आप क्या कहते हो, फ्रिंज। अब इन पट्टियों की जो चौड़ाई है उसको आप बोलते हो फ्रिंज विड्थ। जैसे ये पट्टी बनी है तो इसकी जो ये चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये बन जाएगी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ का अपना बच्चों फॉर्मूला होता है कैपिटल डी लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। देखो फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड कर रही, कैपिटल डी ये तो था सोर्स के और स्क्रीन के बीच का गैप, और स्मॉल डी ये था हम आपका दोनों सोर्सेस के बीच का गैप। अगर याद ना हो तो मैं एक बार याद दिलाऊं, ऐसे सामने स्क्रीन होती थी, इधर आपके पास दो सोर्स होते थे, ऐसे ओपनिंग खुली रहती थी, एक ये S1 और S2, इनके बीच के गैप को स्मॉल डी कहते थे, और स्क्रीन तक का जो गैप होता था उसको कैपिटल डी कहा जाता था। ये स्क्रीन थी सामने, ठीक है। तो ये सब था, लैम्डा जो थी वो वेवलेंथ थी जिस लाइट को आप इसमें यूज कर रहे हैं, वो तो सब आपके याद होगा। चलो अब पूछा क्या इन्होंने, इन्होंने पूछा है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो 2 mm निकल के आई है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर हम 400 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं। अब पूछा है फ्रिंज विड्थ लाइट की, मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होगी अगर हम 600 नैनोमीटर की लाइट यूज करेंगे। तो मतलब सिर्फ हम क्या बदल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से दिखाते हैं, लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी। तो पहले केस में देखो इन्होंने क्या दिया, फ्रिंज विड्थ कितनी दी 2 mm, बीटा की जगह रख दो 2 mm। लैम्डा कितना दिया 400 नैनोमीटर, लैम्डा की जगह रख दो 400 नैनोमीटर, इनटू में कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी। ये बन गई आपकी बच्चों पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी बार में इन्होंने फ्रिंज विड्थ पूछी है, उसको मान लेते हैं बीटा, और दूसरी बार में जो इन्होंने वेवलेंथ दी है वो है 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू रख दी, कैपिटल डी और बटे में स्मॉल डी। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल डी से स्मॉल डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी, 2 mm और बटे में बीटा, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, और 400 बटे 600। अब हम बीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि दूसरी बार में फ्रिंज विड्थ कितनी है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काट दो 4 को 2, और फिर 2 से इसको काट दो 6, और इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 3 mm। इसका मतलब जब हम यहाँ पर लाइट रे जो यूज कर रहे थे 400 नैनोमीटर की कर रहे थे, तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी थी 2 mm, और जब हम 600 की यूज कर रहे हैं तो देखो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई 3 mm हो गई, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिंज विड्थ जो बीटा होता है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इससे भी, इस कंसेप्ट से भी आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो आसान था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्या बोला है इसमें। ए बीम ऑफ लाइट consisting of two wavelengths 7000 angstrom and 5500 angstrom is used to obtain interference pattern in young double slit experiment. The distance between slits is 2.5 mm and the distance between the plane of slits and screen is 150 centimeter.
द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। देखो आसान सा सवाल है, जरा समझते हैं है क्या। मान लो जी हमारे सामने एक स्क्रीन है, पहले स्क्रीन बना ली हमने, इधर दो स्लिट हैं इस तरीके से, एक स्लिट है S1 एक स्लिट है S2। इन दोनों स्क्रीन से स्लिट तक की जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर दे रखी है। ये तो कैपिटल डी की वैल्यू हो गई, चलो लिख लो कैपिटल डी की हो गई 150 सेंटीमीटर। दोनों स्लिट्स के बीच का गैप जो दे रखा है वो 2.5 mm दे रखा है, तो ये स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 2.5 mm। ठीक है, अब यहां से जो इसमें से लाइट यूज की जा रही है लैम्डा, दो तरीके की यूज की जा रही है। एक तो 700 एंगस्ट्रॉम की, इसे तो कह दो लैम्डा 1, और दूसरी 5500 एंगस्ट्रॉम की, इसे कह दो लैम्डा 2। अब देखो सीधी सी बात है, जब आप दो लाइट यूज करोगे तो दो ही पैटर्न बनेंगे। भाई पहली लाइट से बीच में सेंट्रल ब्राइट बनेगा, फिर उसके बाद सेंट्रल ब्राइट के बाद बनेगा फर्स्ट डार्क, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद सेकंड डार्क, फिर उसके बाद सेकंड ब्राइट, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, इस तरीके से ही नीचे बन जाएंगे। फर्स्ट डार्क, फिर उसके नीचे फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके नीचे सेकंड डार्क, और फिर उसके नीचे सेकंड ब्राइट, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब एक लैम्डा के लिए एक पैटर्न बनेगा, दूसरे लैम्डा के लिए दूसरा पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है कि इन दोनों पैटर्न में, मान लीजिए आपने यहां से लाइट भेजी, वो सेंटर पे टकराई, तो सेंटर पे उसने इस तरीके से सेंट्रल ब्राइट बना दिया। ठीक है ना, तो ये जो लाइट भेजी है आपने, ये लैम्डा 1 की भेजी है, दोनों लाइट लैम्डा 1 की हैं, टकराएंगी तो एक पूरा पैटर्न बनाएंगी, सामने पट्टियां बन जाएंगी जिनको आप कहते हो फ्रिंज, तो सामने फ्रिंज बन जाएंगी। अब एक बात बताओ, इसमें एक और तरीके की लाइट है लैम्डा 2, तो वो जो बनाएगी वो अपना अलग फ्रिंज पैटर्न बनाएगी, और इसने जो बनाया है अपना अलग फ्रिंज पैटर्न बनाया है। अब ये जानना चाहते हैं कि दोनों फ्रिंज पैटर्न की जो पहली ब्राइट बनेगी, दोनों फ्रिंज पैटर्न की जो जो ब्राइट बने, पहली ब्राइट नहीं कहो, ये कहो जो ब्राइट बनेगी जो एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, तो वो बतानी है आपको कि वो कहां पे पड़ेगी, वो कितना दूर पड़ेगी, ये बताना है आपको। तो सेंटर से मान लो, अब आप ऐसे समझ लो कि ये समझो कि पहले वाले लैम्डा 1 से बीचों बीच बनी सेंट्रल ब्राइट, फिर बनी फर्स्ट डार्क, फिर बनी सेकंड डार्क, फिर बनी थर्ड डार्क, फिर बनी फोर्थ डार्क, इस तरीके से ही नीचे। तो ऐसे ही दूसरे वाले से भी बीचों बीच बनेगी सेंट्रल ब्राइट, दूसरी बनेगी फर्स्ट डार्क, पर उसकी जो विड्थ होगी वो अलग होगी, तीसरी बनेगी सेकंड डार्क। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। हो सकता है कि सारे में डार्क लिख दिया मैंने, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ब्राइट नहीं लिखा, फर्स्ट डार्क फिर फर्स्ट ब्राइट लिखना था, फिर थर्ड डार्क, सेकंड डार्क, और फिर सेकंड ब्राइट लिखना था, ऐसे लिखना था, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, और फिर फर्स्ट ब्राइट, और फिर उसके बाद सेकंड डार्क और थर्ड ब्राइट, इस तरीके से बनती चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी घिचपिच हो गई इसमें, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया मैंने, पर आप ऐसे समझो कि दो पैटर्न बने हुए हैं, हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि दोनों पैटर्न की जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, तो कितनी दूर होंगी वे दोनों, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि मान लो पहले पैटर्न की तो, फर्स्ट पैटर्न की तो mth डार्क, या लेट कर लेते हैं, लेट mth ब्राइट,
ऑफ फर्स्ट लैम्डा वन। पहले लैम्डा वन के लिए तो mth ब्राइट, उसका फॉर्मूला बताओ। तो mth ब्राइट के लिए, अब ब्राइट के लिए फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है क्या होता है। तो सर वो आ जाएगा हमारा, कितनी दूर बनेगी, तो वो आप बनी मान लीजिए वाई एम पे, mth ब्राइट जो बनी वाई एम पे बनी, तो उसके लिए फॉर्मूला लैम्डा एन लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो एम लैम्डा वन कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। अब दूसरे के लिए मान लो, दूसरे पैटर्न में लेट कर लो कि nth ब्राइट बनेगी, nth ब्राइट ऑफ सेकंड लैम्डा टू के लिए, तो वो मान लो वाई एन पे बनेगी, तो एन लैम्डा टू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पर बने, तो इसका मतलब सेंटर से दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो दोनों की डिस्टेंस को उठाओ सेंटर से और सेम रख दो, मतलब वाई एम की वैल्यू और वाई एन की वैल्यू को उठा के इक्वल रख दो। तो ये आ गया एम लैम्डा वन डी बटे स्मॉल डी, एन लैम्डा टू डी बटे में स्मॉल डी, डी से डी कट गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया, एम बटे एन की वैल्यू आ गई लैम्डा टू बटे लैम्डा वन। अब लैम्डा टू क्या दिया था, 5500, 5500, और लैम्डा वन क्या दिया था 7000। तो दो जीरो से ये कट गई, और इसको काट लो 5 से, 11 बटे 5 से इसको भी काटो, तो 11 बटे में 14 आ गया, ये है ना m बटे n की वैल्यू। इसका मतलब mth, पहली वाली लैम्डा वन के लिए तो mth थी ना, तो इसका मतलब m की वैल्यू देखो, यहाँ कंपैरिजन करो तो m की वैल्यू 11 आ रही और n की वैल्यू 14। इसका मतलब पहली जो ब्राइट, इसकी पहली ब्राइट नहीं, मतलब दोनों ब्राइट एक दूसरे के ऊपर जब पड़ेंगी, एक दूसरे के ऊपर, मतलब उन्होंने क्या दिया था कि वो इनको कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे। पहले पैटर्न की ब्राइट 11वीं ब्राइट और दूसरे पैटर्न की 14 ब्राइट, मतलब ये कह लो पहले पैटर्न की तो 11th ब्राइट और दूसरे पैटर्न की 14th ब्राइट एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी। तो m की वैल्यू यहां से बच्चों 11 आ गई और n की वैल्यू 14 आ गई। अब कितनी दूर पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो चाहे m से निकाल लो चाहे n से निकाल लो, सेम आंसर आना है। तो वो डिस्टेंस मान लो वाई एम निकालने लगू मैं, तो फॉर्मूला था एम लैम्डा वन कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। एम की वैल्यू है 11, लैम्डा वन की वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो लैम्डा वन की वैल्यू 7000 और इनटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और बटे में स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी 2.5 mm, 2.5 mm, और ये एंगस्ट्रॉम में थी। सबको सॉल्व करेंगे। 11 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 2.5 को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर, ये इससे काट दिया, 10 की पावर माइनस 1 बचा नीचे, ये ऊपर पहुंच गया तो 10 की पावर माइनस 9, पॉइंट हटाओ, जीरो लगा दो ऊपर, ठीक है ना, 25 हो गया ये। अब यहां से देखो 11 इंटू 7000 और इंटू में 1500 बचा बच्चों, और बटे में 25 बचा। अब देखो 10 की पावर को जरा एडजस्ट कर दो, -1 थी, ऊपर पहुंच के 10 की पावर -9 रह गई। 10 की पावर ऊपर -10 थी और नीचे -1, तो -1 एक कट गई तो -9 रह गई। जरा चेक कर लो यही है कि सही नहीं, ठीक है। अब ये 5 जीरो हैं, ये इसमें से कट जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 10 की पावर -9 में से बचेगा 10 की पावर -4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बचा 11 इंटू 15 इंटू में 7 और बटे में 25 और इंटू 10 की पावर -4, 5 से काट लो, ये आ जाएगा आपका
11 इंटू 3 33, इंटू में 7 और बटे में 5 और इंटू में 10 की पावर -4। चलो जरा चेक करते हैं कितना आ रहा है। चलिए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 21 23 बटे 5, 10 की पावर -4। इसको इससे काटेंगे, 3 6 1 2 आ गया, तो 46.2 इंटू 10 की पावर -4। अगर इसे हम 462 इंटू 10 की पावर -5 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर में जो हमें दिया है यहाँ देखो, उसमें 10 की पावर -5 दिया है मल्टीप्लाई में, और फिर इंटू में ये n, तो n की वैल्यू पूछी है, तो ये जो काम कर रहा है ये n का काम कर रहा है, ये n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हो गई, यही हमारा आंसर हो गया 462। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा ये सवाल। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप का जो हम अभी अभी करके आए हैं। Two light waves of wavelength 800 600 nanometer are used in young double slit experiment to obtain interference fringe on screen placed 7 मीटर away। कैपिटल डी की वैल्यू 7 मीटर दे दी, ठीक है। लैम्डा 1 की वैल्यू 800 नैनोमीटर, लैम्डा 2 की वैल्यू 600 नैनोमीटर, और स्लिट्स के बीच का गैप स्मॉल डी वो दे रखा है 0.35 mm। Then shortest distance from the central bright maximum to the point where bright fringe of two wavelength coincide। वही सेम सवाल कि पहले वाले लैम्डा 1 से जब हम वो बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, फ्रिंज बनाएंगे, और लैम्डा 2 से बनाएंगे, तो दोनों की ब्राइट किस पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगी। तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला मान लो, पहले वाले से वाई mth ब्राइट, उसके लिए फॉर्मूला m लैम्डा 1 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, और दूसरी वाली से वाई एन nth ब्राइट मान ली हमने दूसरी वाली लैम्डा 2 से, तो n लैम्डा 2 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। अब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो इसका मतलब वाई एम और वाई एन की वैल्यू सेम, वही तो सवाल है। तो m लैम्डा 1 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी और n लैम्डा 2 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। डी से डी कट गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, m बटे n बराबर आ गया लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू 600 नैनोमीटर और लैम्डा 1 की वैल्यू 800 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर कट गए, 0 0 कट गए, 2 से काट लो तो 3 बटे 4 आ गया। तो इसका मतलब लैम्डा लैम्डा 1 वाली तो थर्ड और लैम्डा 2 वाली फोर्थ ब्राइट एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो बस अब ये पूछा है कि उनकी डिस्टेंस कितनी होगी वहां से, सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए वाई एम निकालना है, ये एन था, एम की जगह वाई एम निकालना है या वाई एन निकालना है, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। तो वाई एम की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला है एम लैम्डा 1 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। एम की वैल्यू तो सर 3 आई है, देखो ये, और एन की वैल्यू ये नीचे 4 आई है, तो 3 इंटू लैम्डा 1 है 800 नैनोमीटर और इंटू कैपिटल डी 7 मीटर, चलो जी, और बटे में स्मॉल डी की वैल्यू 0.35 mm, 0.35 mm। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 3 इंटू 800 नैनोमीटर को 10 की पावर -9, 7 को लिख लो जो का तू, बटे 0.35 इंटू 10 की पावर -3 mm को मीटर में बदल लिया हमने। काम करो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 लगा दो, ठीक है। अब ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 कटेगी तो -6 बचेगी, और 7 से इसको काट लो 5, तो ये बचा 5 से इसको काट लो 160, तो ऊपर बचा 3 इंटू 160 और इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 100 और बटे में कुछ बचा कि नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बस यही आंसर है। 3 0 कट जाएंगी इससे, तो ये कट के यहाँ 3 0 बचेंगे, -3 बचेगा, तो 3
इंटू 16 और इंटू 10 की पावर -3। ठीक, तो ये आ गया 48 इंटू 10 की पावर -3 मीटर या 48 mm बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, जो भी जेई मेन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बच्चों ज्यादा होती है, और कोई बात नहीं, आंसर हो गया हमारा 48 mm। आंसर 48 आ गया। ये तो सेम सवाल था, इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, पर ये कंसेप्ट याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है देखो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या बोला है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट 2 points for the path difference lambda by 4 and lambda by 3, lambda wavelength है are I1 and I2 if I naught denotes the intensity produced by each of the individual slits। ठीक है, देन I1 प्लस I2 बटे में I नॉट की वैल्यू बतानी है। चलो बहुत आसान है, देखो इधर से एक वेव आई, इधर से एक वेव आई, दोनों की इंटेंसिटी I नॉट है। ठीक है, जब वो लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस पर मिलती है, लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस पर मिलती है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 बनती है। ऐसे ही यही दोनों वेव जब आई नॉट वाली दोनों वेव सेम यही, जब लैम्डा, ये तो लैम्डा बाई 4 पे बन रही थी, मतलब इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस दे रखा था पहले केस में, अलग से लिख देता हूँ उसको वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। इन दोनों वेव्स के बीच का, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 वो दे रखा है लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 4 सॉरी, लैम्डा बाई 4। और दूसरे केस में डेल्टा x2 इनके बीच में लैम्डा बाई 3। ठीक है, और यहां पर जब दोनों मिली तो वहां पे बना I2, लाइट जो यूज हुई वहां पे उसकी इंटेंसिटी आई I2, और ये हमें अब कैलकुलेट करना है। चलो एक काम करो, यहां से डेल्टा x1 की I1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले, I1 का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था, अब आप याद करो, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, कॉस फाई। तो यही लगाएंगे, I1 का काम यहाँ आई नॉट कर रहा है, आई नॉट प्लस दूसरा भी आई नॉट है, दूसरा भी आई नॉट है ये देखो, और 2 अंडर रूट में आई नॉट इंटू कॉस फाइव 1। अब cos फाइव 1 कैसे निकालोगे, देखो आपको तो पाथ डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, इस हिसाब से हम फाइव 1 निकाल सकते हैं। तो फाइव 1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई बटे में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बटे 4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से इसको काट लो 2, तो ये आ गया पाई बाई 2। इसका मतलब इसका जो पाथ डिफरेंस है फाइव 1 वो पाई बाई 2 है। रखो आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कॉस 90, ये हो गया पूरा 0, तो आई नॉट प्लस आई नॉट कितना आ गया 2 आई नॉट। तो ये I1, मतलब पहली जो दो रे हैं एक जगह मिलके I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आई नॉट। ऐसे ही यही रे दोनों मिलती है, और जब इनके बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा x2 कितना दे रखा, लैम्डा बाई 3, यहां से फिर से पाथ डिफरेंस निकाल, इनका फेज डिफरेंस निकाल लो फाई 2, फॉर्मूला वही 2 पाई बटे में लैम्डा इंटू डेल्टा x2 की जगह रख दो लैम्डा बटे 3, ये इससे कटा तो 2 पाई बटे में 3 बच्चों। फाई 2 की वैल्यू अब फिर से फॉर्मूले में रख लेंगे I2 निकालने के लिए, तो आई नॉट प्लस आई नॉट और प्लस 2 अंडर रूट में आई नॉट और कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, रखो 2 आई नॉट प्लस आई नॉट 2 आई नॉट, और फिर इनटू में आई नॉट का अंडर रूट करेंगे तो आई नॉट आ जाएगा, और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, अब 2 आई नॉट प्लस आई नॉट 3 आई नॉट, ये I2 आ गया। अब देखो I2 भी आ गया, I1 भी आ गया, इन सबको उठा के यहाँ रख दो, इसको भी और इसको भी उठा के यहाँ रख दो, तो I1 प्लस I2, I1 कितना है 2 आई नॉट प्लस 3 आई नॉट
और बटे में आई नॉट, ऊपर बन गया 5 आई नॉट बटे में आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कट गया, आंसर आ गया 5 बच्चों। तो आसान सवाल था ये, बस आपने इस टाइप का सवाल पहले वाला भी किया था, तो इजी है, इतना ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, आसान था ये। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये 5 2 की वैल्यू मैंने यहाँ π/3 रख दी, 2π/3 थी, तो रखो चलो 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है, माइनस में आ गया, 2 से 2 कट गया, आई नॉट 3 आई नॉट की जगह बच्चों ये आई नॉट आ गया, I2 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू आई नॉट रखेंगे, इसको सही कर लेते हैं, I2 की वैल्यू आई नॉट रखेंगे, आंसर मैंने मैच किया तो मैच नहीं हुआ, I2 की वैल्यू आई नॉट रखो, ठीक है, आई नॉट और बटे में भी आई नॉट, अब ऊपर 3 आई नॉट और बटे में आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, आंसर 3 बैठ रहा, 3 है इसका सही आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 2π/3 की जगह हमने यहाँ π/3 रख दिया था। चलो खैर, ये तो आसान ही था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप सब कर देना, और मजा आया होगा आपको, थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा होगा, वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहो बस, सिलेक्ट अपने आप हो जाओगे। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।